गया था और एक फिल्म भी मैंने की। आप में से अगर कुछ लोगों ने देखी होगी, सो यू आर द अनफॉर्चुनेट वंस कि आप लोगों ने देखी। आई एम सॉरी फॉर दैट, माय अपॉलॉजीज कि आपको एक इतनी बुरी फिल्म देखनी पड़ी। बट हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक ऐसा समय था जब मैं चला गया था और मूवीज में काम कर रहा था एंड वहां पे मैंने इस बात का अनुभव किया कि किस तरीके से दूसरे प्रदेश के लोग, मैं तो अभी इंटरनेशनली भी बात नहीं कर रहा, मैं भारत के ही देशों की प्रदेशों की बात करूंगी, किस तरीके से दूसरे स्टेट के लोग हमारे स्टेट को देखते हैं, किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है बिहारियों का और हर स्तर पर मजाक उड़ाया जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वहां पे लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम से लेकर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी से लेकर हमारे दिखने बोलने तक का मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग हम करके बोलते हैं, हम लोग स को स बोल लेते हैं, उसको भी लेकर मजाक उड़ाया जाता है। क्यों ये छवि बनी, ये सोचने के लिए मजबूर हुआ हूं मैं वहां रहकर। मुंबई में 3-4 साल तक मैं रहा, दिल्ली में पला बड़ा हूं, इन राज्यों में रहकर मुझे इस बात से परेशानी होती थी। और क्योंकि पापा ने हमेशा मेक श्योर किया कि हम अपने गांव से जुड़े रहे, गर्मी की छुट्टियों में कहीं भी बाहर लेकर जाने से पहले मेक श्योर किया जाता था कि ना सिर्फ हम लोग पटना जाएं, बल्कि मैं खगड़िया से हूँ, खगड़िया में अलौली है, अलौली में हम लोग का गांव है शहर बनी, तो वहां पर हम लोग जाएं, वहां पर हम लोग समय बिताएं, गांव खेत खलियान देखें, उसको सीखें, उसको समझें। ये बचपन से किया गया, तो इसीलिए वो नाता जुड़ा रहा, वो कनेक्ट जुड़ा रहा और उस कनेक्ट की वजह से वो एक इमोशनल सेंस जुड़ा रहा हमेशा। और जब उसी के ऊपर घात किया गया, जब दूसरे प्रदेशों में एक बिहारी बोलकर आपको गाली दी जाती है, मतलब सोचिए जो मेरी पहचान है, उस शब्द तक को गाली बना दिया गया। आज आप दूसरे राज्यों में चले जाइए, दिल्ली मुंबई पंजाब कहीं भी चले जाइए, एक बिहारी बोलकर आप पर 2 लाठियां चलाई जाती है। वहां पर इस शब्द को, और मुझे इस बात का ताज्जुब होता था कि भैया मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी दूसरे राज्य वाले को इस बात से प्रॉब्लम हो। पंजाबी फ्लॉन्ट करते हैं कि वी आर पंजाबीज, महाराष्ट्र के लोग मराठा प्राइड पे मरे जाते हैं, बंगाल के लोग गर्व से बोलते हैं कि भैया हम लोग बंगाली हैं, उड़ीसा के लोग बोलते हैं हम लोग उड़िया हैं। बिहार के लोग क्यों, ये बिहारी शब्द क्यों? एंड मैं अभी कल ही मैं शेयर कर रहा था अपने साथियों के साथ, मेरे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न और ज्यादा इसलिए बढ़ गया बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली, बैक ऑफिस में कुछ काम चल रहा था, मैंने एक डिक्टेशन दिया, एक लेटर लिखवाया एंड अ स्टाफ फ्रॉम माय ऑफिस, अ नॉन बिहारी स्टाफ, वो आया और मेरे पास आकर बोलता है कि भैया ये एक जगह पे आपने बिहारी लिखा है, बिहारी की जगह बिहारवासी कर दे क्या? मैंने बोला क्यों? बोले बिहारी सुनने में ठीक नहीं लगता है। मैंने बोला जो मेरी पहचान है, जो मेरा प्राइड है, जो मेरा घमंड है, जो मेरा गुरूर है, जो मेरा अहंकार है, वो आपको सुनने में ठीक नहीं लग रहा। और ये भावना से मेरे अंदर ही नहीं, व्हेन आई ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, वहां पे जब मैं किसी स्कूल कॉलेज में जब मैं जाता हूँ और वहां पे लोग बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बिहार के ही होते हैं और वो चुपके से आएंगे मेरे कान में आके बोलेंगे भैया हम भी बिहार से हैं, पर किसी को बोलिएगा नहीं, हम यहाँ पे बोले नहीं है किसी को। ये बोल देंगे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, पर ये नहीं बताएंगे कि हम बिहार से हैं। ये छवि हमारे प्रदेश की बन गई है। अब या तो इस छवि से हम लोग संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, ये छवि चलती रहेगी, पर मेरे जैसे कुछ ऐसे जिद्दी लोग, और यहाँ पे भी मैं उन्हीं जिद्दी लोगों को ही ढूंढने आया हूँ। मेरे साथी ने, आयुष ने अभी बातों में कहा कि इन्वेस्टमेंट छोटा हो बड़ा हो, मैं तो कहता हूँ छोटा भी नहीं चलेगा, सिर्फ आप अपना समय अगर इन्वेस्ट करने को तैयार है हमारे प्रदेश की छवि बदलने के लिए, ऑल आई नीड इज दैट, मुझे सिर्फ आपकी वो जिद चाहिए। और इसीलिए मैं कोई पॉलिटिशियन बनके किसी पार्टी को, किसी अलायंस को, किसी गठबंधन को रिप्रेजेंट करने यहाँ पे नहीं आया। मैं सिर्फ उस जिद के साथ आया हूँ कि मुझे मेरा प्रदेश बदलना है, क्योंकि मैंने अपने प्रदेश को लेकर बहुत गौरवशाली कहानियां सुनी है। मेरे पिता ने मुझे सुनाई, मेरे दादा ने मुझे सुनाई, मेरी दादी ने मुझे सुनाई। इतिहास मुझे बताता है कि मेरे प्रदेश का कितना गौरवशाली इतिहास है। मुझे गर्व होता है भैया जब विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, G20 जब भारत होस्ट करता है, तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति जी जब अपना डिनर देती हैं, तो उसमें मेरे प्रधानमंत्री बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी पर उस वक्त हम लोग फख्र करते थे जब देश तो भूल जाइए, भारत तो भूल जाइए, विश्व में किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। इंटरनेशनली साउथ एशिया से कितने स्टूडेंट्स जाते थे इंडिया, बिहार में, नालंदा में
उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। एक ऐसा प्रदेश जो शिक्षा में सबसे आगे रहा, बिना जीरो के आप कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, हमारे प्रदेश ने दिया वो। और आज उस प्रदेश में शिक्षा का ये हाल है। आज आप वहां पे चले जाइए, स्कूल कॉलेजेस, आप लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, शिक्षकों को लेकर उन पे लाठियां चलाई जा रही हैं, उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। और इन्हीं कारणों से हमारा प्रदेश सुखिया बन रहा है। हमारा प्रदेश सुखिया बनता है कब? जब पुल हमारा हवा में गिर जाता है। हमारा प्रदेश सुखिया बनता है हमारे यहाँ बांध चूहे उतर जाते हैं। हमारा प्रदेश सुखिया बनता है जब छात्रों पे लाठी चलती है, शिक्षकों पे लाठी चलती है। क्या ये छवि बिहार की हम देना चाहते हैं? जबकि हकीकत है बिहार की ये छवि नहीं है। बिहार की छवि नालंदा यूनिवर्सिटी है, लोकतंत्र की जननी है, डेमोक्रेसी का रास्ता हम लोगों ने दिखाया। आज जितने देश डेमोक्रेटिक होने पर गर्व करते हैं, उनको सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या होती है ये भारत ने भी बिहार ने सिखाया। क्या इन बातों से बिहार की पहचान नहीं होनी चाहिए? ये बातों पे धीरे धीरे धूल चढ़ती जा रही है और संभवतः आने वाली पीढ़ी, द यंगर लॉर्ड सिटिंग हियर माइट बी लिसनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, शायद उनको ये इससे पहले कभी पता भी नहीं होगा कि बिहार में चीजें होती है, क्योंकि इन चीजों को कभी चर्चा में ही नहीं लाया जाता। एंड दैट्स माय इशू, दैट्स माय कंसर्न। लास्ट टाइम, अब अगेन पॉलिटिशियन हूं, पॉलिटिक्स की थोड़ी बातें तो करके ही जाऊंगा। मुझे ये कंसर्न रहा है कि लास्ट टाइम मैंने कभी मेरी सरकारों को, मेरे प्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री को, मैंने कभी इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करते सुना ही नहीं। हमारे प्रदेश में चर्चा होती है जातियों को लेकर, धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म को लेकर, कास्टिज्म को लेकर। इन्हीं चीजों में हम लोग उलझ के रह जाते हैं। मैं जब जाता हूँ किसी दूसरे देश में तो मैं अक्सर कोई अगर मिल जाता है सो कॉल्ड अपर कास्ट, तो मैं पूछता हूँ भैया आपको तो बहुत आसानी हुई होगी इस देश में आकर, बिकॉज यू कम फ्रॉम एन अपर कास्ट। बोलते अरे नहीं भाई, यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो हम सब एक ही हैं, यहाँ पे तो बिहारी हैं, भारतीय हैं। तो जब बाहर आकर हम सब एक हो जाते हैं तो अपने प्रदेश में हम लोग एक क्यों नहीं रह पाते? प्रदेश में हम लोग दलित हो जाएंगे, हम लोग ब्राह्मण हो जाएंगे, हम लोग भूमियार हो जाएंगे, हम लोग पिछड़ा हो जाएंगे, अति पिछड़ा हो जाएंगे, बट बिहारी नहीं होंगे। सब हो जाएंगे हम लोग, हर जाति में बढ़ जाएंगे, धर्म में बढ़ जाएंगे हम लोग, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख सब बन जाएंगे, पर बिहारी नहीं बन पाएंगे। और यही कारण है, दिस इज दी ओनली रीजन कि आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ने की बजाय रिवर्स में जा रहा है, पीछे जाता जा रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास से आज हम लोग एक ऐसे स्तर पर आ गए हैं जहां बिहारी मजाक का पात्र बन गए हैं, जहां हम लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा है। एंड वी नीड टू एड्रेस द रीजन बिहाइंड इट। और इसमें हम लोग हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अगर हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए तो आज हम लोग यहां तक आए हैं, कल शायद हमारे प्रदेश का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उसके लिए आज से हम लोग को काम करने की जरूरत है। और मैं पुनः दोहराता हूं, मैं उसी जिद के साथ में निकला हूं। मुझे अगर ऐशो आराम की जिंदगी जीनी होती तो मेरे लिए तो कहा जाता है भैया मैं मौसम वैज्ञानिक का बेटा हूं, किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइजेस करके सरकार में मंत्री बने रहना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैंने 2020 में, आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, मैंने अकेले बिहार में चुनाव लड़ा, अकेले इतनी हिम्मत दिखाई, नोइंग कि इम्पैक्ट शायद नहीं डाल पाऊंगा, बट वो डेंट जरूर डाल पाऊंगा जो एक साउंड क्रिएट करेगा कि भाई क्यों लड़ा मैंने अकेले चुनाव। मेरे लिए बहुत इजी था, आई कुड हैव इजीली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ माय करंट चीफ मिनिस्टर, और उनकी सही गलत जो भी पॉलिसीज हैं आई वुड हैव एग्रीड टू इट, एंड मैं उसके साथ, उनके साथ चुनाव लड़ता। बिहार में मेरे आज 4 से 5 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं आज आप लोगों के सामने संभवतः एक कैबिनेट में इजी था, और भी ज्यादा इसलिए था क्योंकि उसी वक्त मेरे पिता का निधन हुआ था। बिहार में अक्टूबर में इलेक्शंस हो रहे थे, पहले चरण का फर्स्ट फेज का इलेक्शन, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, 11th और 12th अक्टूबर को होना था, एंड आई लॉस्ट माय फादर ऑन 8th अक्टूबर शाम को 6:05 पे आई लॉस्ट हिम। एंड मेरे लिए उस वक्त बहुत इजी था टू सरेंडर, यू नो, टू सकम टू द सर्कमस्टांसेस कि नहीं अभी मैं मेंटली उस स्टेट में नहीं हूं कि मैं चुनाव अकेले लड़ सकूं। पर उस पर भी मैंने चुनाव सिर्फ और सिर्फ इसलिए अकेले लड़ा ताकि मैं अपने करंट चीफ मिनिस्टर को बता सकूं कि भाई जवाबदेही बनती है। प्रवीण भाई जवाबदेही की बात कर रहे थे, इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड योर पॉलिटिशियंस, your leaders, your MPs, your ministers, your MLAs accountable
कि भाई आप बताएं। पर हमारे प्रदेश में क्या होता है, जात पात धर्म मजहब इतना ज्यादा हावी रहता है कि हमारे नेताओं को ये जरूरत ही महसूस नहीं होती कि उनको काम करना है। उनको पता है कि हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ समीकरण के आधार पर ही, भाई एम वाई ये सब समीकरण हमने बना लिए, फलाना समीकरण बना लिए, इस कास्ट के लोगों को ले लिया। बिहार में पेपर पे चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। चुनाव लड़ने से पहले ही पता चल जाता है कि भैया इस विधानसभा से या इस लोकसभा से कौन जीत रहा है। ये लोकसभा तो उस समीकरण की है, उस खाते में जाएगी, ये लोकसभा इस समीकरण की है तो इस खाते में जाएगी। और इसीलिए वहां के नेता ये जरूरी ही नहीं समझते हैं कि हम लोग वहां पे काम करें, क्योंकि बहुत इजी है उनके लिए चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है बिहार में, ये वही गवर्नमेंट है जो आजादी के बाद से अभी तक रूल कर रही है और बिहार पिछड़ता जा रहा है। ये वही गवर्नमेंट है जिसने बिना काम किए हुए, बिना बिहार में कोई बदलाव लाए हुए या बिना बिहार में कोई ऐसी नीति पॉलिसी लाए जिससे बिहार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तो भूल जाइए, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। इस गठबंधन में जो दल हैं, एक लंबे समय तक उसका एक घटक दल कांग्रेस वहां पे शासन में रहा, राजद को हमने देखा, नीतीश जी मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर है उनकी पार्टी को हम लोगों ने देखा। यही तो तमाम दल एक साथ उस गठबंधन में है। आज वहां पे क्या किया इन लोगों ने, और आज ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि भैया हम लोग बिहार का विकास करेंगे। आजादी के 75 साल के बाद से लगातार बिहार की जनता ने आप ही लोगों को मौका दिया। आप ही लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, जीते, सत्ता में आए, पर बिहार हमारा वहीं का वहीं। ऐसे में अगर कोई बिहारियों की काबिलियत पे सवाल उठाए तो सरासर गलत है। बिहारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में जाकर अपना मुकाम हम लोगों ने हासिल किया। यही बिहारी जब बिहार से बाहर निकल जाता है तो बड़े बड़े अस्पतालों में एचओडी जाके बन जाता है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को हेड करने लग जाता है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को हेड करने लग जाता है, एंटरप्रेन्योर बन जाता है, बड़े बड़े व्यवसाय खड़े कर देता है। पर वही बिहारी अपने प्रदेश में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सुविधा नहीं है वहां पे। वहां पे जब तक अंडर द टेबल सेटलमेंट्स नहीं होते, वहां पे जब तक आप किसी को घूस नहीं दे देंगे, जब तक रिश्वत की सेटिंग नहीं है, जब तक आप किसी नेता, किसी मंत्री को नहीं जानते, तब तक ये चीजें वहां पे हो नहीं सकती। यही चीजें दशकों से चलती है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच लेकर आया और उसी के ही तहत मैंने 2020 में मैंने चुनाव अकेले लड़ा। क्या है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? ये एक ऐसी सोच है जो जात पात धर्म मजहब से उठकर, मैं चाहता हूं कि बिहारी एक साथ आए। मैं चाहता हूं कि वो लोग एक साथ आए जो बिहार को एक विकसित राज्य बनता हुआ देखना चाहते हैं। आजादी के बाद से अभी तक पूरा देश हमारा एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। बिहार पिछड़ा है, पिछड़ा है, पिछड़ा है। कब तक हम लोग सुनते रहेंगे कि बिहार पिछड़ा है? कोई तो ऐसा एक दिन आए जब हम लोग सुने कि यस बिहार इज अ डेवलप्ड स्टेट। पर कैसे डेवलप करेगा? बिहार से माइग्रेशन है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता। ब्रेन ड्रेन नॉन स्टॉप वहां से चलता जा रहा है। आज हमारा प्रदेश, जिसको हम लोग अपनी संभवतः ताकत मानते हैं कि युवा प्रदेश है, आने वाले दिनों में वो एक बुजुर्ग प्रदेश कहलाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई भी ऐसा सक्षम परिवार है जो जैसे ही थोड़ा सक्षम होता है सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज देता है। और वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं, वो भले किसी दूसरे प्रदेश में गए हों या दूसरे देश में गए हों, वो वहीं जाते हैं, वहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वहीं पे नौकरी हासिल करते हैं, वहीं पे घर खरीदते हैं, वहीं पे शादी करते हैं, वहीं पे बच्चे पैदा करते हैं और फिर उसी प्रदेश या उसी देश के होके रह जाते हैं और अपने ही प्रदेश में फिर वो लोग प्रवासी कहलाते हैं। अपने ही प्रदेश में जाएंगे, होली, दिवाली, छठ पूजा, या बहन की शादी, या माता पिता बीमार, या दादा दादी को कुछ हो, उन कारणों से फिर वो अपने प्रदेश आए। तो जिस तरीके से बिहारी बिहार छोड़ते जा रहे हैं, युवा जिस तरीके से बिहार छोड़ता जा रहा है, ऐसे में तो बिहार में से बुजुर्ग लोग बच जाएंगे। इनको रिटेन हम लोग कैसे करेंगे? इनको रिटेन हम लोग तब कर सकते हैं जब दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा या फॉर दैट मैटर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की तरह, जब तक हम लोग वहां पे आईटी सेक्टर नहीं लाएंगे, जब तक हम लोग वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करेंगे,
जब तक हम लोग वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लेके आएंगे, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा हमारे प्रदेश का, हमारा प्रदेश इतने सौभाग्यशाली है, इतनी अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है हमारा प्रदेश। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। देश की एक बड़ी आबादी को हम लोग खाना खिलाने का हम लोग काम कर रहे हैं, तो वही उसी प्रदेश के हालात इतने बुरे हैं, वहीं के किसानों के हालात इतने बुरे हैं। क्यों नहीं किसानों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, कैसे उनको बेहतर सुविधाएं दी जाए। आज दिन में ही मेरी चर्चा हो रही थी, प्रवीण भाई पूछ रहे थे कि भाई हमारे प्रदेश में बड़ी समस्या है बाढ़ की, उस समस्या को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। भाई बिल्कुल दूर किया जा सकता है, क्यों नहीं हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम करते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना। एक बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है बिहार का जो सूखा से प्रभावित रहता है, और एक बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। अगर हम लोग इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स की योजना पे अगर हम लोग काम करें और हम लोग नदियों को जोड़ें, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएं, उसके कैनाल्स बनाएं, और ऐसे एरिया में पानी को हम लोग सप्लाई करें जो सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं, इससे न सिर्फ हम लोग की सिंचाई की समस्या हल होगी, बल्कि जो हर साल बाढ़ सुखाड़ में जो हम लोग का खर्च जाता है उस पर भी अंकुश लगेगा, किसानों को उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। अभी केले के चिप्स का जिक्र प्रवीण भाई कर रहे थे, बिल्कुल मैं हर मन से मैं कहता हूँ भाई क्यों नहीं हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पे लगाते हैं। वही केले का चिप जब डाउन साउथ जाता है वो मल्टीपल टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, बट वहीं हमारे प्रदेश में उसी किसान को उसके वो दाम नहीं मिल पाते। अगर वहीं पे यूनिट्स लगे, मखाना उनमें से एक है, मखाने के अगर पैकेजिंग प्रोसेसिंग के अगर हम लोग वहां पे यूनिट्स अगर हम लोग लगा दें, राष्ट्रीय ही नहीं अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मखाना की मांग इतनी बढ़ती जा रही है। ये तमाम एवेन्यूज हैं, सेक्टर्स हैं जो कि एब्सोल्युटली वर्जिन है, एब्सोल्युटली अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड है, कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा। रिलीजियस टूरिज्म उनमें से एक है। आज हम लोग अयोध्या पे हम लोग गर्व करते हैं भैया कि इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो जब भगवान राम के इतने भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उनकी अर्धांगिनी मेरी माता सीता का उतना भव्य मंदिर क्यों नहीं बन सकता? आप बनाइए सीतामढ़ी में भव्य मंदिर। आस्था एक विषय है भाई, मैं मानता हूं, मेरी आस्था पूरी हुई, जो मानेगा उसकी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, बट आस्था के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन का ये कितना बड़ा स्रोत है। इससे आप अपने स्टेट में कितना रेवेन्यू आप इससे जनरेट कर सकते हैं। सोचिए एक 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए और इस बात को मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद लेने जाए। सोचिए उससे टूरिज्म कितना बढ़ने लगेगा। इसी तरीके से भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, लछवाड़ जो कि मेरी लोकसभा में आता है, और मैं चाहूंगा कि इस बार कभी भी आप लोग बिहार आए तो लछवाड़ जरूर जाए। देखिए वहां पे कितना खूबसूरत अद्भुत भव्य मंदिर का वहां पे निर्माण हुआ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें मेरी भूमिका है या मेरी लोकसभा में आता है, बट वो एक ऐसा मंदिर बना है जो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उतना खूबसूरत कोई और मंदिर होगा। खूबसूरत लोकेशन, 8 किलोमीटर की पहाड़ी आप चढ़ के आप जाइए और वहां पे भव्य मंदिर भगवान महावीर का। क्योंकि जैन समुदाय के लोगों को मैंने रीच आउट किया, एक ऐसा समय था जब वहां पे 2600 साल पुरानी भगवान महावीर की वहां पे एक प्रतिमा है। कहा जाता है कि उनके छोटे भाई नंदीवर्धन जी ने इस प्रतिमा को वहां पे लगाया। तो एक ऐसा समय था जब वो प्रतिमा चोरी हो गई थी। मैंने इस इशू को पार्लियामेंट में भी रेज किया था, एंड उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ जी थे, उनसे मुलाकात कर बातचीत करके भी मेक श्योर कि वो प्रतिमा हम लोग को मिल जाए। बहुत पुरानी थी, आस्था भी इससे जुड़ी हुई थी। संयोगवश हफ्ते भर के भीतर हम लोग को वो प्रतिमा मिल गई, और उसका जब हम लोग पुनर्स्थापित करने गए तो उस वक्त जैन समाज के लोगों से, क्योंकि उस दौरान काफी लोगों ने रीच आउट किया, सांसद होने के नाते कई अलग अलग देश विदेश से फोन आए थे, और ये समुदाय आर्थिक तौर पे काफी सक्षम ये समुदाय है। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं भगवान अब आ गए हैं, एक इनको भी खूबसूरत जगह दें, और साथ में इस जगह को हम लोग और कैसे खूबसूरत बना सके ताकि टूरिज्म यहाँ का बढ़े। तो ना सिर्फ उस जगह को खूबसूरत बनाया, ना सिर्फ गेस्ट हाउसेज वहां पे बनाए गए, बल्कि 108 बेड का, अभी जिक्र रंजीत भाई कर ही रहे थे कि 108 बेड का वहां पे हम लोगों ने अस्पताल भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। अब ये सारे वो उदाहरण है। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। आप पटना साहिब आप कभी जाइए, मैं आधा सरदार भी हूँ, मेरी माँ सरदारनी है, तो मैं सिख कम्युनिटी से भी मेरा एक रिश्ता रहा है। हम लोग पटना पहुंच जाते हैं, बट पटना से पटना सिटी पहुंचते पहुंचते तक जो आपकी दुर्गति होती है, आधी आस्था तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। भैया हम आंखें बंद करके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेंगे, बट जो जाने में जो दिक्कत होती है
वो रास्ता अगर सुगम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो और टूरिस्ट आएंगे। बोध गया नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली उस जगह को लोग जानते हैं, वहां पर लोग जाते हैं, पर आज भी आप जाकर देखिए, आप उसको क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास सिटी आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीजों से, जहां उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट साथ में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कितने ऐसे देश हैं, मैं तो राज्यों की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। हम लोगों के पास तो अनंत संभावनाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट अगर आप उसको विकसित करते हैं, तमाम ऐसी जगहें, मैं तो बोलता हूँ भैया, हमारी लोकसभा में अभी रंजीत भाई बता रहे थे, इतनी खूबसूरत जगह है, आप चकाई जाइए, लक्ष्मीपुर का इन्होंने जिक्र किया, वहां पे तारापुर है, वहां पे अगर आप जाइए, छोटे छोटे पहाड़, नदी, नाले, उसको आप बनाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भाई सही गलत पर मेहनत तो सब कर ही है। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता की टॉलीवुड कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप वहां पे एक फिल्म सिटी अगर बना दें बिहार में, और सोचिए, कल्पना कीजिए कि जितने बड़े एक्टर्स हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, वो लोग जिस दिन शूटिंग के लिए पटना जाने लगे, तो सोचिए हम लोग कितना उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने राज्य को। पर इस विजन पे हम लोगों को काम करना होगा, इस विजन को हम लोग को धरातल पर उतारना होगा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकारों ने एक इन्वेस्टर समिट कब किया। इंटरनेशनली, ग्लोबली तो किसी को इन्वाइट करना बहुत दूर की बात है, जो हमारे देश में ही जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं को कब उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी कि भैया आप आइए, आप मेरे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जहां जहां पे जरूरत है सब्सिडी देंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज होंगे। कब इन चीजों पे बात हुई है मुझे नहीं याद। और यही कारण है, जब तक हमारे प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं कर सकते। और तब तक इसी तरीके से ब्रेन ड्रेन भी होता रहेगा, इसी तरीके से बिहारी बिहार से बाहर जाते रहेंगे, और बिहार की तरफ हम लोग सिर्फ एक उस दृष्टि से देखते रहेंगे कि शायद कभी मेरा प्रदेश एक विकसित राज्य बने। इस सोच को हम लोगों को बदलने की जरूरत है। और ये सिर्फ सोचते रहना कि कोई आके कभी करेगा, से ये बैटल हम ही लोगों को अपने हाथ में लेना होगा कि भाई हम ही लोग करेंगे, और हम लोग इसको करके दिखाएंगे। जरूरत होना सिर्फ उस जिद की है। मुझे कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि बिहार में जो बिहार से बाहर गए बिहारी, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इसका जिक्र किया है। आप सब जितने साथी यहाँ पे हैं, अगर आप इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अगर कोई भारतीय अगर भारत से बाहर है, तो हम लोग के पास एक इंडियन एम्बेसी है कि कभी कोई समस्या होती है, कोई कठिनाई होती है, तो हम लोग उनको रीच आउट कर सकते हैं। अब ऐसे में ही कोई बिहारी देश के किसी दूसरे कोने में है, और वहां पर अगर उसको किसी तरीके की समस्या है, कठिनाई है, कहाँ जाएगा वो बिहारी? और हकीकत है, सबसे ज्यादा किसी प्रदेश के लोग देश भर में फैले हुए हैं तो वो बिहार के ही लोग हैं। आपको ये लोग जम्मू कश्मीर से लेके डाउन साउथ तक आपको मिलेंगे, वेस्ट से लेके ईस्ट तक आपको मिलेंगे। हर राज्य में आपको बिहारी मिलेगा। एज अ मजदूर आपको मिलेगा, एज एन एंटरप्रेन्योर वहां पे आपको मिलेगा, किसी बड़ी व्यवस्था में अपने आप को स्थापित वहां पे मिलेगा, पर वो बिहारी आपको मिलेगा जरूर। पर उस बिहारी के साथ कल को कुछ बुरा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुशांत सिंह राजपूत, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा एक्टर, क्या हुआ उसके साथ हमें आज तक नहीं पता। क्या किया हमारी बिहार सरकार ने जिस दिन उनके साथ ये घटना घटी? क्या हमारी बिहार सरकार ने प्रोएक्टिवली कोई एफर्ट्स डाले, प्रयास किया टू रीच आउट कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जब तक उनके परिवार के लोगों ने संपर्क नहीं साधा, तब तक तो सीबीआई जांच तक की सिफारिश हमारी सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। ये तो एक ऐसा नाम है जो कि नेशनली इंटरनेशनली वेल नोन फेस है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो सोचिए आम बिहारियों के साथ क्या हो रहा है। मुझे कितने ऐसे फोन आते हैं, भैया मैं बैंगलोर में हूं, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ, यहाँ पे मेरे साथ ये हो रहा है, भैया मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे व्यवसाय लगाना चाहता हूँ, बट लोकल अथॉरिटीज मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। ये वो लोग हैं जो कि रीच आउट कर सकते हैं, बट कितने ऐसे लोग होंगे? आए दिन हम लोग सुनते हैं यहाँ पे इतने बिहारी मजदूरों की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, हादसा हो गया। सोचिए उस परिवार के लोगों को उनकी बॉडी तक पटना और पटना लाकर उनके जिले में भेजने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ये परिस्थिति हमारे प्रदेश के लोगों की बनी हुई है। ऐसे में क्यों नहीं भाई हम लोग एक प्रवासी मंत्रालय बनाए, ताकि
ये डेटा तो हो बिहार सरकार के पास, आज की तारीख में बिहार सरकार के पास डेटा ही नहीं है। एंड मेरे लिए मतलब इतनी शर्म की बात थी, यूक्रेन में जब वॉर हो रहा था और उस वक्त जब इंडियंस को जब वहां से रेस्क्यू करके लाया गया, तो उस वक्त मेरे मुख्यमंत्री एक बयान देते हैं, बोलते हैं कि जा, हमको तो मालूम ही नहीं था कि इतना बिहारी बच्चा बाहर पड़ता है यूक्रेन जाकर। सोचिए, ये उनके पास डेटा तक नहीं है। ये कितने बड़े शर्म की बात है हमारे प्रदेश के लिए, ये कितने बड़े शर्म की बात है हमारी सरकार के लिए कि आपके पास ये डेटा तक नहीं है कि कितने बिहारी बच्चे, कितने बिहार के लोग बिहार से बाहर हैं, किस राज्य में, और इसीलिए वो उस राज्य में जी रहे हैं या मर रहे हैं, किसी को इससे फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में ये हम ही लोगों को प्रयास करने की जरूरत है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच यही सोच है जहां हम लोग चाहते हैं कि जात पात धर्म मजहब से उठकर ये प्लेटफॉर्म कम से कम बिहारियों को दिया जाए कि भाई बनस्पत बाकी राज्यों के, मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये नहीं कहता कि नंबर 1 राज्य बन जाएगा, बट कम से कम विकसित राज्यों की श्रेणी में हम लोग आए, इसका प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर ये प्रयास हमने आज भी नहीं किया तो जैसा मैंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है कि धीरे 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 बिहार का नाम लेने वाला भी शायद कोई नहीं बचेगा। आज आप ही लोग देख लीजिए, सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत का एक ऐसा प्रदेश जहां पे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है। आप लोग जब वापस जाते होंगे अपने प्रदेश, तो कोई दिल्ली लैंड करेगा, तो कोई कलकत्ता लैंड करेगा, तो कोई मुंबई लैंड करेगा, और भारत में तो हम लोग लैंड कर जाएंगे, बट भारत से बिहार जाने में जो दुर्गति हम लोग की होती है, ये कनेक्टिविटी नहीं है। एक भारत का इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, 14 करोड़ की आबादी वाला राज्य, भारत की राजनीति में एक अहम भूमिका रखने वाला राज्य, 40 सांसद जिता के देने वाला राज्य, वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। And who's talking about it? My biggest concern is that nobody is talking about it. Nobody wants to address this issue, these issues rather. All they are concerned is again going back to from where I started, casteism, communalism, जात पात धर्म मजहब, इसका सर्वे करवा लेते हैं, जातीय जनगणना करवा लेते हैं। करवाइए भैया, कौन मना कर रहा है, कीजिए जो आपको करना है, आपको जो ठीक लगता है, बट कम से कम जितने ज्वलंत विषय है उसको तो एड्रेस कीजिए, उस पर तो चर्चा होनी चाहिए। आज आप लोगों के बीच आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोगों के बीच जब मैं चर्चा करके जाऊंगा, आप लोगों का महत्व है, आप लोगों का प्रभाव है अपने अपने क्षेत्रों में। आप लोग जब वापस जाते हैं तो लोग आपको सुनते हैं, आप लोगों के कहे हुए शब्दों को वो मान्यता देते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अरे विदेश से आया है तो सही कह रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जब आप लोग वापस जाएं तो कम से कम आप लोग चर्चा करें। दिस इज ऑल दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल। जैसा मैंने कहा, यही बस एक इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए सो दैट वो माइंडसेट चेंज हो। बिहार में बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत बिहार को शिक्षा से दूर रखा गया, एजुकेशन से दूर रखा गया, ताकि बिहारी बच्चे शिक्षित ना हो, ताकि बिहारी बच्चे एडुकेटेड नहीं हो पाए, और ताकि वो जो उनका जो षड्यंत्र है जात पात को लेकर, उस राजनीति को वो बढ़ावा देते हैं। क्योंकि डेफिनेटली यू नो वंस यू गेट एजुकेटेड, जब आप तालीम हासिल कर लेते हैं, जब आप शिक्षित हो जाते हैं, तो यू स्टार्ट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर। आपका एक बर्ड्स आई व्यू आपको मिलने लगता है, आप इन छोटी चीजों में आप नहीं उलझते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बिहार में किया गया कि कैसे, और उसके बाद जिसको पढ़ना है तो भाई वो बिहार से बाहर जाके पढ़े। जब वो बिहार से बाहर निकल ही गया तो वैसे ही वहां के सत्ताधारी लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। ऐसे में आप लोगों का कहा हर एक शब्द मायने रखता है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप लोग होली, दिवाली, छठ, शादी, दिन, त्योहार जब भी जाए, जरूर इन बातों को रखें। बट एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि चुनाव में जरूर जाए। मैं मेरे प्रधानमंत्री से भी मैं बातचीत कर रहा हूं, उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि हम लोगों को वी शुड वर्क ऑन अ कंसेप्ट कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, और इसमें मैं सिर्फ बिहारी डायस्पोरा की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन डायस्पोरा एज अ होल की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके पास भी वो वोटिंग के राइट्स होने चाहिए। कि कल को जब इलेक्शंस आते हैं, स्टेट इलेक्शंस हो, भाई हम लोग फिजिकली दूर हैं बट इमोशनली और मेंटली तो हम लोग दूर नहीं है ना। हम लोग बाहर रहकर भी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये कब संभव हो पाएगा, बट जब तक ये संभव नहीं हो पाता,
मैं चाहूंगा कि आप लोग समय निकालकर जरूर जाएं, चुनाव के वक्त जाकर हेल्प देम इलेक्टिंग द राइट पर्सन। एंड अगेन, मैं किसी पार्टी, किसी अलायंस के लिए मैं यहाँ पे वोट मांगने नहीं आया हूँ, बट जो व्यक्ति आपके लिए काम करे, आप बोलिए ना कि आप आंकलन कीजिए भैया, 3 बार से 4 बार से आप अपनी जाति के नेता को जिता रहे हो, क्या मिल गया इन 3 साल 4 साल में? कितना डेवलप हो गया आपका गांव, या कितना डेवलप हो गई आपकी पंचायत? आज भी माई इशू विद माई चीफ मिनिस्टर इज दैट कि आपका गवर्नमेंट एजेंडा ही नहीं है भैया विकास को लेकर। माई चीफ मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन एन एजेंडा दैट इज कॉल्ड 7 निश्चय। नाउ व्हाट इज 7 निश्चय? 7 निश्चय इज जस्ट नली गली बनाना और नल जल पहुंचाना। मतलब अगेन ये उनमें से बातें हैं जो मुझे एम्बेरस करती हैं। मैं एक दिन दिल्ली में था, घर पे था, मुंबई से मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे और एक बिहार के एक रीजनल चैनल पे एक एड चल रही थी जहां पे एक लड़का 4 या 5 साल के बाद वापस अपने गांव जाता है और उसकी आंखें एकदम खुली रह जाती हैं और वो अपनी माँ को जाके गले लगता है और उसको हक कर कर बोलता है कि माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये हमारा ही गांव है, देखो हमारे गांव में नली बन गई, मेरे घर के सामने गली बन गई, ये हमारा बिहार। वो मुंबई से आए हुए मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम्हारे प्रदेश में अभी भी नली गली बनना इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उसके लिए आप लोग एड्स बना के प्रमोट कर रहे हो। भैया प्रमोट करेंगे क्योंकि मेरा गवर्नमेंट एजेंडा यही है, मेरे मुख्यमंत्री का एजेंडा ये है, जबकि दीज आर बेसिक डेवलपमेंटल नेसेसिटीज जो कि बाय डिफॉल्ट किसी भी सरकार को करनी है। अभी जब रंजीत भाई जब जिक्र कर रहे थे, इन्होंने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, केंद्रीय विद्यालय का जिक्र किया, रेलवे परियोजनाओं का जिक्र किया। जो जिक्र इन्होंने नहीं किया, विच इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि एज अ सांसद आपको करना ही करना है, इज रोड कनेक्टिविटी। आज की तारीख में जो भी जमुई से है या मतलब जो भी उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट 95% कनेक्टिविटी है। कोई गांव मेरे लोकसभा का ऐसा नहीं है जो मेन रोड से ना जुड़ा हो। और फिर मैं मानता हूं भैया, वो जो एक फेमस सेइंग है कि अमेरिका मेड रोड्स एंड देन रोड्स मेड अमेरिका, ये है। कनेक्टिविटी जब तक होगी नहीं, रिसोर्सेज का आदान प्रदान कैसे होगा? कनेक्टिविटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट और फॉर दैट मैटर एनी एरिया और एनी कंट्री टू डेवलप। वो कनेक्टिविटी मैंने प्रोवाइड की, वो इलेक्ट्रिसिटी। आज की तारीख में मैं प्राउडली बोलता हूं कि ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफाइड है मेरी लोकसभा। ये ऐसी बेसिक नेसेसिटीज हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट देनी है, बट आप इसको गवर्नमेंट एजेंडा आप बना देते हैं। ये मेरे लिए शिकायत का विषय है। आप इसको सरकारी एजेंडा बना के आप इस पे काम नहीं कर सकते। आपका सरकारी एजेंडा इससे बहुत ऊंचा होना चाहिए। आईटी सेक्टर, आईटी हब कैसे बने? आज भी मेरे बच्चे बिहार में जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को जो विदेश नहीं भेज पाते वो कोटा भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थान। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकती? क्यों बिहार के अलग अलग जिलों में हम लोग ये व्यवस्था नहीं दे सकते? क्यों उन जिलों को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? बट देन कमिंग बैक टू द बेसिक कंसर्न दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक इन विषयों को आप एड्रेस नहीं करेंगे, इसीलिए इन तमाम चीजों को, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एज अ सांसद मेरी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, इसीलिए उन सीमाओं को पार करते हुए हम लोगों ने वीटो की, हम लोगों ने शुरुआत की, जहां पर मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई कि हम लोग को इन तमाम चीजों से उठकर, अगेन यू कांट बी अ क्राई बेबी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं करना चाहता हूं, मैं नहीं कर पा रहा, पॉलिटिकल लिमिटेशंस हैं, सरकार मेरे फेवर की नहीं है, भारत में एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकार अलग सोच रही है, मैं केंद्र सरकार से आता हूं, राज्य सरकार अलग सोच रही है। ये सब बहाने हैं। अगर आपको करना है तो आप कर पाएंगे। यहाँ पर वीटो वही एक माध्यम है, वही एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैं यूज करना चाहता हूं, जो कि ग्लोबली, आज तक हम लोगों के पास कोई एक ऐसा माध्यम नहीं है जो कि ग्लोबली बिहारियों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। हम लोग अलग अलग देशों में जरूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सोचती है, करने का प्रयास भी करती है और कम ज्यादा जरूर करती भी है बिहार के लिए। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनली, ग्लोबली बिहारियों को एक मंच पे लाता है। और हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं, हम लोग पूरे रोड मैप के साथ, आपके सामने है बिहार यूनिवर्सिटी, उसी का ही एक उदाहरण है जिसके ऊपर कार्य ऑलरेडी चल रहा है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिस पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही कई और स्टार्टअप्स हैं जिसके बारे में प्रवीण भाई आपके सामने जिक्र कर ही रहे थे। ग्लोबली उसको प्रवीण भाई हेड करते हैं। हम लोग को ऑस्ट्रेलिया चैप्टर, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चैप्टर्स, वो बहुत खूबसूरत रहा। आज आप लोग के बीच आया हूँ मैं पूरी उम्मीद, पूरे विश्वास के साथ
यहाँ से चाहूंगा कि आप लोग भी उतनी ही गंभीरता से इस प्लेटफॉर्म को लें। हर वो बिहारी जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है बट ये रास्ता नहीं पता कि भैया हम कैसे करें या क्या करें, आई थिंक वीटो वो एक प्लेटफॉर्म है, नॉन पॉलिटिकल है, तो इसलिए किसी को ये दिक्कत नहीं होगी कि भैया हम तो इसको समर्थ करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। नॉन पॉलिटिकल है, खुल के आप सपोर्ट कीजिएगा इसको। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वीटो के साथ जुड़े ताकि विकसित बिहार का जो सपना हम लोगों ने देखा है उस सपने को हम लोग पूरा कर पाए। मैं माफी चाहूंगा, मैंने बहुत ज्यादा समय लिया। मैं चाहता नहीं था कि एक भाषण के तौर पर हो बट काफी समय लिया। बट बिफोर आई सम अप, मैं तमाम अपने साथियों का धन्यवाद करूंगा। नीडलेस टू से प्रवीण भाई जो वीटो में ग्लोबली एक अहम भूमिका एज द ग्लोबल प्रेसिडेंट निभा रहे हैं। मैं रंजीत जी का मैं धन्यवाद करूंगा। अगेन थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। और आपका ससुराल है तो इसीलिए मेरे पास प्रमाण भी है कि जो बातें मैं कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, कहने के लिए नहीं कह रहा। बीएन प्रसाद जी का धन्यवाद करूंगा, मैं जेपी जायसवाल जी का धन्यवाद करूंगा, सूर्य यादव जी का धन्यवाद करूंगा, टीपी गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा, अवधेश प्रसाद जी का धन्यवाद करूंगा, मणिकांत जी का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड बिलीविंग इन अस। मेरे साथ बिहार से आए हमारे पार्टी के संगठन के हमारे महामंत्री इंजीनियर रविंदर जी का धन्यवाद करूंगा, अभय झा जी का धन्यवाद करूंगा, अमित का धन्यवाद करूंगा, हमारे आईटी सेल को हेड करते हैं वो वहां पे, और अमरीश जो मेरी तरफ से नॉन स्टॉप कोऑर्डिनेट करते रहते हैं वीटो को लेकर, वीटो के कार्यक्रमों को लेकर। और आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट मेरी बातों को सुनने के लिए, मुझे यहाँ पर इतना प्यार इतना सम्मान देने के लिए, मेरे नेता मेरे पिता मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी को सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच।